Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो आप सबको पता होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है। एंड इस मौके के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो पहले भी भारत सक्सेसफुल रहा उसके अंदर। एंड अब क्रिकेट मैच की फील्ड के ऊपर भी भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को बुरी तरह से पटकनी दी है। तो डेफिनेटली इंडिया का जो बात थी कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने हराया ऑपरेशन सिंदूर के समय के ऊपर, और पाकिस्तान की तरफ से जो बहुत सारी हरकतें करी गई उनका एक करारा जवाब यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक दुखद खबर हमें तमिलनाडु से देखने को मिल रही है। वो ये है कि एक पॉलिटिकल रैली के अंदर यहाँ पे एक अचानक से भगदड़ मच गई, जिस वजह से टोटल 40 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। एंड अभी भी 111 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा यहाँ पर एक जस्टिस अरुणा जगदीशन कमेटी भी बनाई गई है ताकि पूरे के पूरे इस मसले का यहाँ पे जांच करी जा पाए एंड जो भी दोषी हैं उनको यहाँ पे कार्रवाई करी जा पाए। दोस्तों डेट है आज की 29 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मेगालिथिक डॉल्मेंस ऑफ कोडई कनाल। दरअसल में जब हम बात करते हैं मेगालिथ, मेगा का मीनिंग होता है बड़ा और जब लिथ का मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है पत्थर। तो अगर मैं मेगालिथ का वर्ड देखें, इसका मीनिंग होता है महापाषाण, बेसिकली बहुत बड़ा पत्थर। अब पहले के टाइम क्या हुआ करता था, इस तरह के मेगालिथ्स यहाँ पे बनाए जाते थे जहाँ पर कि किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है या किसी कबीले के जो चीफ की डेथ हो गई है, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर एक तरह से टोम्ब यहाँ पे रखा जाता था। अब ये जो मेगालिथिक डॉल्मेंस है ना, इन लगभग ये 5000 साल पहले यहाँ पे इस तरह से किए गए थे। अब आज के समय के ऊपर ये लगभग ख़त्म हो रहे हैं। उनका कारण यही है कि कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है उसकी फील्ड यहाँ पे बढ़ाई जा रही है और इस वजह से मेगालिथ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, मेगालिथ्स के बारे में थोड़ा और जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये मेगालिथ दफन स्थल के तौर के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता था। एंड इनफैक्ट अगर हम पुराने टाइम्स की बात करें ना, तो कई जगह के ऊपर खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलग अलग वर्क्स के अंदर इसका मेंशन ऑलरेडी हमें मिल जाता है। जैसे डॉमन्स ऑफ प्लानी हिल एक तरह की एक बुक थी जो एएसआई ने यहाँ पे रिलीज़ करी थी, उसमें इनका मेंशन है। बाद में ऐसा देखा गया कि जो सड़क बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने यहाँ पे डॉमेंस को डिस्ट्रॉय किया। कुछ लोगों ने यहाँ पे दीवारें बनाने के लिए इन मेगालिथ्स का इस्तेमाल कर लिया। कुछ ने यहाँ जो टनल्स होती है ना, जो अंडरग्राउंड चैनल्स होती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो आप देख सकते हो कि आज के समय उनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसा इनका प्रिजर्वेशन के लिए हमें करना चाहिए। बात करें कंस्ट्रक्शन टेक्निक की, तो यहाँ पे स्टोन्स में कोई खास ड्रेसिंग देखने को मिलती नहीं है। अगर आप यहाँ पिक्चर में भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोन्स है, नहीं, कोई खास मिनिमल शेपिंग करी गई है, कोई ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं करा गया। जो भी नेचुरल स्लैब्स थी ना, उन्हीं का इस्तेमाल करके स्लोप्स के ऊपर इस तरह से आपके डोमेन्स या मेगालिथ्स यहाँ पे डेवलप कर दिए गए। पर एक बात आप ध्यान से देखना यहाँ पिक्चर के अंदर, वो ये है कि इनको एक ना एंगल पे रखा गया है। एंगल पे इसलिए रखा गया है ताकि कल को कुछ बारिश वगैरह होती है तो आराम से पानी जो है वो स्लोप के माध्यम से वो मूव कर पाए, वाटर लॉगिंग ना हो, इसका खास ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो तमिलनाडु के अंदर बहुत बहुत एरियाज़ के अंदर ये काफ़ी सारे एरियाज़ में पॉपुलर हैं। हालांकि सदर्न इंडिया में और भी जगहें हैं, पर मेजरली तमिलनाडु के अंदर आपको साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के आपको आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे पॉटरी की बात करें तो ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी। उसके अलावा आपको बीड्स, बीड्स कौन से, कार्नेलियन बीड्स। कार्नेलियन बेसिकली एक तरह का मिनरल होता है जो ब्राउन और रेड कलर का होता है। बेसिकली एक सेमी प्रीशियस स्टोन की तरह आप इसको मान सकते हो। तो लोगों का यही मानना है कि आयरन एज से ही इन सब आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल हुआ एंड हिस्टोरिक पीरियड के अंदर भी ये इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको अलग अलग साइट्स देखने को मिलेंगे जैसे खांडीकुड़ी, पेथुपराई, मचूर, ठीक है, ये सारे दरअसल में एंशियंट ट्रेड रूट के ऊपर ही यहाँ पे लाई करते थे। जैसे आपका मदुरई के आसपास का आपका जो रीजन हो गया। मोस्टली आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो सेटलमेंट्स थी ये 4000 से 5000 फीट की हाइट के ऊपर थी।
ठीक है, वहाँ पे अच्छी खासी पेपर, कार्डमम फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते थे। तो लोग भी वहीं पे रहते थे, एंड जब किसी की इस तरह से कबीलों के चीफ की डेथ हो जाती थी तो उनका मेगालिथ वहाँ पे इस तरह से बनाया जाता था एज अ टूम्ब। ठीक है, तो ये था टॉपिक मेगालिथिक डोमेन्स ऑफ कोडाई कनाल। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, SICA के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप थोड़ा मैप की तरफ चलो। देखो यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल जाएगा। अब इस मैप की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको टोटल 8 कंट्रीज़ का थोड़ा देखना है। जैसे देखो ये है, यहाँ पे आपको टोटल 7 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी और एक कंट्री यहाँ पर है। ये 7 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और आखिरी जो यहाँ पे आपको कंट्री देखने को मिलेगी वो है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये वाली यहाँ पे। ठीक है, तो दरअसल में क्या था कि पहले CISA के अंदर 6 मेंबर हुआ करते थे, पर बाद में जाके बेलीज और डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे ज्वाइन हो गए। तो आज के समय इसके आपको टोटल 8 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बनाया क्यों गया, ये 8 देशों ने अपना एक समूह क्यों बना रखा है। दरअसल में इन्होंने एक तरह से फ्री ट्रेड एरिया आपका अपना बना रखा है, यानी कि आपस में ट्रेड करना इनके लिए बहुत ही कम आपको ड्यूटीज़ के ऊपर देखने को मिल जाता है। हालांकि इनकी कोशिश है कि इसको कस्टम यूनियन की तरह यहाँ पे बनाएं। अभी फ़िलहाल ये पूरी तरह से कस्टम यूनियन नहीं बना है, पर कोशिश है कस्टम यूनियन बनाने की। अब क्वेश्चन ये आता है कस्टम यूनियन क्या होता है। देखो, अगर ये कस्टम यूनियन बन जाएगा ना, इसका मतलब ये होगा कि ये जो 8 देश हैं ये आपस में बड़े आराम से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर कोई बाहर की कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो इंडिया को अगर ट्रेड करना हो, चाहे वो पहली कंट्री हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, किसी भी कंट्री के साथ यहाँ पे ट्रेड करना हो, तो कॉमन एक्सटर्नल बैरियर लगेंगे। मतलब कि 10% अगर टैरिफ यहाँ लगता है तो 10% टैरिफ इसके लिए और 10% टैरिफ ही कंट्री सी के लिए लगेगा। ये होता है आपका कस्टम यूनियन। तो इनकी कोशिश है सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम की कि हम एक तरह का कस्टम यूनियन यहाँ पे प्रॉपर डेवलप कर पाएँ। अभी फ़िलहाल यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है। इंडिया और SICA के फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग है वो अभी न्यूयॉर्क के अंदर हुई, दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। तो थोड़ा सा और इस SICA के बारे में जान लेते हैं। दरअसल में 1991 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। होंडुरस की कैपिटल है जो तेगुसी गाल्पा, वो तेगुसी गाल्पा जो प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से SICA का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, एंड इस तरह से 1993 में ये ऑपरेशंस यहाँ पे इसके स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है या सेक्रेटरीट है वो आपको एल सल्वाडोर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखो 6 तो आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, 2 मेंबर्स ने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल 8 मेंबर हो गए। पर इसके अलावा इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, USA। एंड अगर एक्स्ट्रा रीजनल ऑब्जर्वर्स की बात करें तो उसमें भारत का भी नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो कोशिश यही है कि पूरे एरिया के अंदर डेमोक्रेसी डेवलप हो, शांति इस्टेब्लिश हो, फ्री ट्रेड एरिया फॉर्म हुआ है, एंड आगे जाके कोशिश ये है कि एक प्रॉपर कस्टम यूनियन हो। अभी फ़िलहाल ये काम इसके ऊपर चल रहा है। बाकी साथ ही साथ दोनों मतलब सारे के सारे देश आपस में किस तरह से कॉमन पासपोर्ट एंड वीज़ा पॉलिसीज अडॉप्ट कर पाएँ, साथ में मुद्दों के ऊपर जो दुनिया भर के मुद्दे हैं उनके ऊपर सेम स्टैंड रख पाएँ, ये पूरी इनकी कोशिश आपको देखने को मिल जाएगी। तो 6-6 महीने के लिए यहाँ पे कंट्री प्रेसिडेंट बनती है, एंड इस तरह से फिर यहाँ पे वो रोटेट होती रहती है। तो भारत की कोऑपरेशन भी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है इन देशों के साथ। जैसे 2004 के अंदर 18 मेंबर एक डेलीगेशन था जो कि भारत विजिट किया था। ठीक है, जिसमें आपको SICA के सेक्रेटरी जनरल आपको लीड करते हुए देखने को मिलेंगे। फिर बाद में जाके सेकेंड इंडिया SICA फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई नई दिल्ली के अंदर 2008 के अंदर। फिर 2015 में तीसरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिली, एंड अब जाकर हमने यहाँ पे इनके साथ एक और मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे कि भारत इन सेंट्रल अमेरिकन देशों के साथ भी अच्छे से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर डुगोंग। डुगोंग को ना हम लोग सी काओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग पता क्यों है सी काओ, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ये एक बहुत ही बड़ी मेरीन हर्बीवोरस आपको मैमल देखने को मिल जाएगी। देखो वर्ड हर्बीवोरस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पेड़ हैं या फिर आपके फल हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें, पत्तियाँ वगैरह हो गया, पेड़ों वगैरह को रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ही यहाँ कंज्यूम करते हैं, ये बाकियों को नहीं कंज्यूम करते आपके ये। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि एक ना IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है, ये हर चौथे साल होता है। IUCN आप जानते होंगे जो रेड लिस्ट आपका निकालता है। IUCN एक तरह की NGO है, हर चौथे साल इनका ये कंजर्वेशन कांग्रेस होता है
जिसमें ये बात करते हैं दुनिया भर के लीडर्स के साथ, दुनिया भर के डिसीजन मेकर्स के साथ, कि कैसे साथ में मिलकर हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। किस तरह के नेचर के कुछ अलग अलग आपके इश्यूज आ रहे हैं नेचर के रिगार्डिंग, उनके लिए साथ में मिलकर इन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है, एंड साथ में मिलकर कैसे हम लोग इक्विटेबल शेयरिंग कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों की, और जो भी नेचर से हमें फ़ायदे मिलते हैं वो सब में इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो हर चौथे साल ये होता है। लास्ट टाइम 2021 में हुआ था, अब 2025 में यहाँ पे हुआ है अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, यूएई के अंदर। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के अंदर इन्होंने भारत का जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, कहाँ पे, आपका यही जो आपका पाक बे के अंदर, इसको यहाँ पे इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इसीलिए डुगोंग आज के समय आपको न्यूज़ में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो डुगोंग की अगर हम बात करें तो ये शैलो कोस्टल वाटर्स को इनहेबिट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं होते। ठीक है, 10 मीटर की डेप्थ तक ही आपको विद इन उसी रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स को यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये हर्बीवोरस हैं, इसीलिए ये सी ग्रास मीडोज के ऊपर यहाँ पे फीड करते हैं। इसके साथ में ही ये दुनिया की मतलब 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे वाला रीजन, बेसिकली वो रीजन जहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आपको मैरीटाइम आपको बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, उस रीजन में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा WPA में शेड्यूल 1 में इनको मेंशन किया गया है, एंड साथ ही साथ इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ योर वल्नरेबल। सो दैट इज़ वाई डुगोंग्स आर इन द न्यूज़। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। अब दिव्यांग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट है ना, ये स्पेसिफिकली CAPF पर्सनल के लिए है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो CAPF जवान होते हैं, किसी जंग के समय के ऊपर टेररिस्ट से लड़ते समय होगा, या फिर माओइस्ट से लड़ते समय कई बार बॉडी का कोई हिस्सा कई बार साथ नहीं देता, या फिर किसी पार्ट को इंजरी आ जाती है, या फिर किसी की आईसाइट चली जाती है। पर हम चाहते हैं कि इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, इनको आगे की लाइफ के लिए हम इनको ट्रेन कर पाएँ, क्योंकि जब हम इनको ये अच्छी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एक ज़िंदगी का एक नया करियर पाथ भी यहाँ पे निकल के आएगा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज दिव्यांग वॉरियर्स। ठीक है, ये वो CAPF पर्सन होंगे जिनको कोई ना कोई इंजरी आ जाती है। तो दरअसल में हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट है हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर इनको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, इनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। राइट। अब ये जो आइडिया था ये फॉर्मर CRPF DG AP महेश्वरी जी का था, एंड फिर 2020 में इसको इनॉग्रेट किया गया। राइट। एंड इसके माध्यम से होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इंजर्ड है, तो इनको आर्टिफिशियल, जैसे कई बार आर्टिफिशियल बाजू हो सकती है, आर्टिफिशियल लेग हो सकती है, उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, एंड दोबारा से कोशिश की जाती है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। बाकी इसके अलावा ट्रॉमा काउंसलिंग हो गया, ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी उनका आ पाए। साथ ही साथ यहाँ पे बिट्स पिलानी के साथ IT कोर्सेज के लिए यहाँ पे टाई अप किया गया है। बेसिकली बहुत सारे कोर्स रोल्स हो सकते हैं, जैसे डेटा मैनेजमेंट का रोल हो गया, कोडिंग का रोल हो गया, ऐसे अलग अलग IT कोर्सेज इनको यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ताकि डेस्क जॉब वाली चीज़ों के लिए वो अपने आप को रेडी कर पाएँ। बाकी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो सारे ये काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे 2020 से 219 से भी ज़्यादा दिव्यांग वॉरियर्स को इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेन कर दिया है। एंड काफ़ी सारे हमारे जो जवान हैं उन्होंने एज अ पैरा एथलीट मेडल्स भी जीते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे काम हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में था, ठीक है ना, तो इस वजह से हमें NCDE नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, आफ्सपा को 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है इन मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आफ्सपा अभी इस समय भारत में कौन कौन से एरियाज़ में एप्लीकेबल है। देखो एक तो है नागालैंड के लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और कुछ आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंदर। उसके अलावा असम के अंदर भी आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग पूरी स्टेट में ही है, बस जो कुछ ऐसे एरियाज़ जो 5 वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं उनमें नहीं है, बाकी सब जगह आपका मणिपुर में आपका आफ्सपा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ में आपको आफ्सपा देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली कुछ स्टेट्स हैं।
अब ध्यान ये रखना है कि जम्मू कश्मीर का जो आफ्सपा है ना, उसके लिए आपका एक्ट अलग है। इट इज़ आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। तो ये जो एक्ट था, ये वही एक्ट था 1958 का, उसी के से हम इंस्पिरेशन लेके हमने ये जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल एक्ट यहाँ पे बनाया था। तो इन एरियाज़ में आज के समय आफ्सपा चल रहा है। थोड़ा सा देखते हैं कि आफ्सपा के थ्रू पावर्स क्या होती हैं। देखो, जब बात करते हैं ना आफ्सपा की, तो दरअसल में आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दे दी जाती है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर को खतरा आ चुका है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कई बार हमें आर्म फोर्सेस को कुछ अलग एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोविजन देनी पड़ती हैं, एंड आफ्सपा वही करता है। अब ध्यान रखना, आफ्सपा पूरे देश में नहीं होता, ये केवल डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंदर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है? ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है, ये कौन डिक्लेयर करेगा? ये आपका स्टेट के गवर्नर या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है ना। सबसे पहली बार 1958 में इसको लाया गया था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को, ताकि जो नागा हिल्स, बेसिकली असम के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही थी, उसको डील करने के लिए। तो सेक्शन 3 जो है आफ्सपा का, उसमें डिफाइंड है डिस्टर्ब्ड एरिया, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ जाएगी इन ऑर्डर टू टैकल द लॉ एंड ऑर्डर इशू। ठीक है। तो हो सकता है रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस, लैंग्वेज, रीजन या कास्ट या किसी और कारण की वजह से भी अगर हमें कोई एरिया लगता है, तो उस केस में उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पे घोषित किया जा सकता है। अगर एक बार किसी एरिया को हमने डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया, तो कम से कम 3 महीने के लिए वो स्टेटस यहाँ पे मेंटेन्ड रहेगा। ऐसा डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन्ड है। अब पावर क्या आती है आर्म्ड फोर्सेस को? देखो, आर्म्ड फोर्सेस ना 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग को रोक सकते हैं, उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि भाई कोई पर्सन कोई शक का है या कोई पर्टिकुलर कानून को वो वायलेट कर रहा है, तो सबसे पहले उसको वार्निंग दी जाएगी उस पर्सन को। पर अगर मान लो वो वार्निंग नहीं सुनता, तो वहाँ पे फिर फोर्स या फिर उसके ऊपर फायरिंग करी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है, एंड किसी एरिया को, किसी घर को सर्च करना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब काफ़ी सारे लोग आफ्सपा को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पावर दे दी। देखो, पावर डेफिनेटली है एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी भी है, पर ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी है कि कोई एक्शन होगा ही नहीं। देखो, अगर मिसयूज़ होता है ना आफ्सपा का, तो डेफिनेटली उस केस में क्या है कि आप यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सैंक्शन ग्रांट करती है। फिर उनके ऊपर अगर किसी ने मिसयूज़ करने की कोशिश करी हुई है, तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारे पास पावर्स हैं। नॉर्मली हमने लीगल इम्यूनिटी दी हुई है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेकर वो सारी चीज़ें उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो पॉइंट वही है कि हमें एक तरफ अपनी देश के लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, हमें देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को देखना है, बट एट द सेम टाइम हमें लोगों के राइट्स भी देखने हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस, बट डेफिनेटली देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सबसे पहले आती है, एंड इस वजह से हमारी आर्म फोर्सेस को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये एक्ट हमारे सामने देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे आज के सेशन में। तो आपके सामने ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने सैटरडे आपको होमवर्क दिया था, उसमें एक था कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई थी। येस, दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत है, तो दोस्तों एक्चुअली पता क्या है, ये जो कौशल विकास योजना ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर जो इम्प्लीमेंट करता है वो एनएसडीसी यहाँ पे करता है, जिसके बारे में हमने उस दिन डिस्कशन भी किया था। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तीसरा है तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये दरअसल में लोकेटेड है आपके वेंकट हिल के ऊपर, जो कि तिरुमला हिल्स में आती हैं, और ये बनती है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ना कि तमिलनाडु के अंदर। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ डिस्कशन थी जो आज हमें करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।